जय सिया राम, हरिओम। बंटवारे के बाद के भारत में इस अमृत काल में आकर के जो संविधान लिखी गई, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर पूजे जाने लगे हैं। सत्ता की व्यवस्था हो चाहे विपक्ष लोग हों, सभी उनको मानते हैं। अचानक से ग्वालियर के एडवोकेट साहब हैं अनिल कुमार मिश्रा ने एक स्टेटमेंट दे दी है। इसको पहले सुनिए। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अम्बेडकर जी अंग्रेजों के, हाँ, 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। बहुत समय से 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, उस पर हम करते हैं कंप्लेंट, कुछ नहीं। हमें रात दिन गाली दी जाती है, सवर्णों को रात दिन गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मैं प्रधानमंत्री को भी कह सकता हूँ वो एक गंदा आदमी है और बुरा आदमी है, नहीं है इस लायक। तो इसलिए इस आधार पर अगर कोई FIR हुई है जहाँ मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मैं पुलिस को ये सुविधा दे रहा हूँ कि मुझे अरेस्ट करें और जेल भेजें। तो विरोध में जो एक अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो नीली आर्मी कहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं तो 10 लाख लोगों को लेके जाऊंगा। वो 15 अक्टूबर का कुछ उन्होंने टाइम भी दिया है, उनको सुन लेते हैं। जी ने आह्वान किया 1 लाख जूता ग्वालियर में लेके जाएंगे। मैं उनसे कह रहा हूँ कि जी 1 लाख नहीं, हम पूरे लोग प्रदेश के 10 लाख जूता ग्वालियर ले जाने का काम करेगा। और अनिल मिश्रा जी, आपको शायद याद होगा कि पिछली बार हम लट लेके गए थे, आप पता नहीं किस जो है बिल में घुस गए थे। अब की बार आपकी खैर नहीं, हर जूते पे आपका नाम लिख के आएंगे। ये भीम आर्मी वाले लोग हैं, तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। सीधी बात है कि आहत हुए हैं, भावना आहत हुई है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है वो जाहिर है इन लोगों की नज़र में बहुत ही गलत है। आमतौर से जो भारत का जनमानस है, जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है, उसमें तो ये बात गलत लगती ही लगती है। इसका भी जवाब उन्होंने दिया है, ये सुन लेते हैं। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें, स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। जाओ। तो ये मिश्रा जी तैयार हैं, है ना। ग्वालियर के जो बार बेंच है उनमें इनकी दखल है और इनके खिलाफ FIR लिखी गई थी। ये अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए थे कि भैया कहाँ जाओगे मुझे ढूंढने के लिए, मुझे गिरफ्तार करो, मैं जो कह रहा हूँ यही कह रहा हूँ, यही ठीक कह रहा हूँ। इसके पृष्ठभूमि में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं कुछ तर्क देना चाहता हूँ, फैक्ट्स देना चाहता हूँ। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। उम्मीद है आप सब समझेंगे, जानेंगे, और हो सके तो इसको थोड़ा सा लंबा वीडियो भी होगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। लोगों तक जो फैक्ट्स हैं वो पहुंचनी चाहिए, फिर वो अपने तरीके से उसका वो एनालिसिस करेंगे। वो डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, UPI नंबर है, तो आपके कंट्रीब्यूशन से और आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। जो कुछ मैंने लिखा है, थोड़ा सा पढ़ के, लिख के, किताबों से ढूंढ के, वो मैं आपको सुनाता हूँ और आप समझते चले जाएंगे। भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग हो रही थी, जो लिखा जा रहा था, उसके लिए संविधान सभा में 22 प्रमुख कमेटियां बनाई गई थी। 22, सबके अलग अलग अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, अध्यक्ष BR अम्बेडकर। अंतिम मसौदा तैयार करके जो इनको देना था वो अम्बेडकर साहब थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, हम सब जानते हैं। इसके अलावा था संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करने का उनका काम था। तीसरा, प्रांतीय संविधान समिति, स्टेट कमेटी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ध्यान से सुनिए, राज्यों को जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको बताना था। जो यूनियन ऑफ द स्टेट्स हैं वो संघ है, केंद्र है और राज्य हैं, तो राज्य के कौन कौन से अधिकार हैं इसका डिक्लेरेशन, क्लैरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और उनको वो जिम्मेदारी थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, प्रांतीय संविधान समिति के वो अध्यक्ष थे। और चौथा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, फिर हम लोग एंड में डिसाइड कर लेंगे थोड़ी सी बातचीत करके, कि मौलिक अधिकार समिति बनी थी। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनी। इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड द ट्राइबल एरियाज। ठीक, आज की तारीख में जो SC/ST के राइट्स हैं, जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज हैं, सब कुछ बनाया होगा उसके अध्यक्ष से कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सोचते चलिए ना कि आपके दिमाग में अब तक क्या क्या रहा है और क्या सच में हुआ था। कुछ भी अगर आप लोगों को लगे कि मैं तो फैक्ट्स अलग कह रहा हूँ तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने उठाए हैं रिलायबल सोर्सेज से, कि भारतीय संविधान की जब लिखत पढ़त शुरू हुई तो उसके लिए जो तैयारियां शुरू हुई, उसके लिए जो 22 कमेटियां शुरू हुई, उसमें जो प्रमुख कमेटियां थीं वो मैं आपको बता रहा हूं। BN राव जी का नाम नहीं आया है, अंत में उनका नाम लूँगा। मौलिक अधिकार उप समिति भी बनी थी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, ठीक है, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। फिर माइनॉरिटी सब कमेटी भी बनी थी, अल्पसंख्यक उप समिति भी बनी थी, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। संचालन समिति बनी थी, स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की कार्यवाही कैसे हो, उनकी मीटिंग कैसे हो, उनके आपस में इंटरैक्शंस कैसे हो, इसकी जिम्मेदारी थी संचालन समिति की, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति बना था, फाइनेंसेस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष थे इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ कार्यपालिका और विधायिका समिति, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जो असेंबली बनेंगे उसका काम किस तरीके का होगा, वो क्या करेगा, इसके अध्यक्ष थे GB मावलंकर। GB मावलंकर साहब को कार्यकारी और विधायिकाओं की भूमिकाओं पे विचार करना था, उसे संविधान के अंदर डालना था। और 10वां था भाषा समिति, मैंने 22 कमेटियाँ थी, जो मुख्य 10 हैं मैंने बताए हैं। ये भाषा समिति बनी थी, लैंग्वेज कमेटी बनी थी, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सरकारी कार्यों के लिए भाषा की नीतियों पर इनको सुझाव देना था और पूरे भारत में अंग्रेजी किस तरीके से ठूसी गई, थोपी गई बंटवारे के बाद के भारत में, वो आप यहाँ देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे उसे। खैर, अब आते हैं BN राव साहब पर। BN राव साहब का पूरा नाम था बेनगल नरसिंह राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। BN राव साहब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किए गए थे। कब? 1946 में ही संविधान सभा के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी। इनकी भूमिका थी संविधान का प्रारंभिक ढांचा तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, मटेरियल देने का काम इनका था। जो जितने समय मैंने पढ़े अभी कि जो कमेटियां बनी थी, उन सबको प्रोवाइड करना था मटेरियल, संविधान में क्या लिखे जाएंगे, किस तरीके से होंगे, ये काम दिया गया BN राव साहब को। इनको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। BN राव साहब जी ने विभिन्न देशों के संविधान, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसे ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रस्तुत किया, ठीक। BN राव साहब ने संविधान सभा को कानूनी और तकनीकी सलाह प्रदान की। जटिल संवैधानिक मुद्दों पर खासकर BR अम्बेडकर साहब को, है ना, ये दोनों बहुत ही क्लोज रहे थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अम्बेडकर साहब, और इनका जो नेक्स्ट टू, जिनको सबसे ज़्यादा इनको मार्गदर्शन देना था, तकनीकी सलाह देनी थी,
जानकारियाँ देनी थी वो बी आर अम्बेडकर को देनी थी। तो बी आर अम्बेडकर के ये मार्गदर्शक थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 का विश्लेषण भी राव साहब ने किया, उसका गहन अध्ययन किया, इन प्रावधानों को चिन्हित किया जो स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए उपयोगी हो, उसे भारत के संविधान में शामिल किया। बी एन राव साहब ने कहा, मतलब ही वॉज सपोज टू गिव द माइंड्स, द मटेरियल, द टेक्निक्स। अंतर्राष्ट्रीय संविधानों का अध्ययन कर संघीय ढांचे, मौलिक अधिकारों और उसका शासन प्रणाली पे कैसा हो, है ना, इसका सुझाव दिया बी एन राव साहब ने। बी एन राव साहब की भूमिका तकनीकी सलाहकार के रूप में थी। वो पर्दे के पीछे रहे, एक शानदार फिल्म का नायक चर्चित होता है, उसका तकनीकी निर्देशक को लोग जान नहीं पाते हैं। ऐसा ही हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव जी के साथ। सही अर्थों में संविधान बी एन राव के गहन अध्ययन और मार्गदर्शन का परिणाम है, उनकी भूमिका प्रबल थी। अब जब मैं इतना बोल रहा हूँ तो ये जानना भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि बी एन राव साहब की शैक्षणिक योग्यता क्या थी, वो क्या करते रहे थे। ये बेंगलुरु में जन्मे थे 1887 में, इनका जीवन काल था 26 फरवरी 1887 से 30 नवंबर 1953 तक। ठीक, मैसूर राज्य था उस समय में, बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएट की, जो आज की तारीख में चेन्नई विश्वविद्यालय है। लॉ की डिग्री इन्होंने इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज से ली, फिर कैम्ब्रिज और मिडिल ईस्ट लंदन में अध्ययन किया। लंदन से उन्होंने कानून का ट्राइपोस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्राइपोस की डिग्री ली और मैसूर हाई कोर्ट के जज भी रहे। नहीं, यहाँ ये बता देना जरूरी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में भी ये जस्टिस थे। और यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इन्होंने बहुत सारे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत की तरफ से परमानेंट अस्थायी मेंबर थे वो, है ना। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्होंने ICS, इंडियन सिविल सर्विस कंप्लीट किया था, उसमें शामिल हुए थे और विभिन्न प्रशासनिक पदों पे भी रहे थे हैं। अब इसीलिए अंबेडकर साहब और बी एन राव साहब का जो तुलना होने लग गया है और ये कहा जाने लग गया है कि भैया ये संविधान के जो वास्तविक रचयिता हैं वो तो बी एन राव साहब हैं, अंबेडकर साहब तो नहीं हैं। तो सामने तो अंबेडकर साहब भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो थे ना अंबेडकर साहब, और उसके साथ ही तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, SC मुखर्जी थे, बहुत सारे लोग थे और अपनी अपनी उन सबको, मतलब संविधान में देखेंगे आप भैया, ये SC ST के लिए कौन से राइट्स हैं, मॉरल राइट्स क्या हैं और संवैधानिक राइट्स क्या हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और रिजर्वेशन किस तरीके से हो, यूनियन स्टेट के रिलेशन क्या, उस सब के अलग अलग कमिटियाँ थी, उसके अध्यक्ष थे, सबका अपना अपना काम था। सबको दिमाग देने का काम, मेटीरियल देने का काम, रिसर्च वर्क का काम देने का काम था, दायित्व दिया था उनको बी एन राव साहब को। लेकिन इधर अंबेडकर साहब जी के नाम पे जो एक्चुअली मुझे लगता है इसकी ज़बरदस्त शुरुआत हुई जब मोदी जी ने हिसाब चुकता की बात की। अब हिसाब चुकता करने के चक्कर में एक नीली आर्मी खड़ी हो गई जो गालियां देनी शुरू की सवर्णों को, दलित के अधिकार को लेकर के और देवियों को, देवताओं को, है ना। अब मतलब कि राम तो तेरे काल्पनिक हैं लेकिन रावण सच था और रावण टाइटल लगाने लग गए, है ना। माँ दुर्गा तो काल्पनिक थी लेकिन महिषासुर उनके पूर्वज थे, वो उसको अपने पूर्वज मानने लग गए, है ना। अब इस दुर्गा पूजा में तो राम का एक बहुत बड़ा पुतला बना के भी जलाया लोगों ने। तो ये जब टॉप पे चला गया तो लोग जो जानकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कील घुसनी शुरू हो गई। तो फिर बी एन राव साहब का नाम सामने आया है। तो बड़ा कौन विवाद क्यों, आप प्रतिक्रिया में जरूर लिखिएगा कि बी एन राव साहब की भूमिका को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, किसी ने किया भी नहीं। ये नैरेटिव नहीं रहा, पढ़ाई में नहीं रही, लोगों के सिलेबस में नहीं रहा, इनकलाब में नहीं रहा, आंदोलन में नहीं रहा, तो बी एन राव साहब नहीं रहे। वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो निगेटिविटी फैलाई गई, बाबा साहब को आप ईश्वर का दर्जा जब आप दे रहे हैं
तो किसी और के ईश्वर को गाली देने की जो परंपरा शुरू हो गई, जो एक अप्रोच शुरू हो गया, जो राष्ट्र में जो हिंदुओं को आपस में काटने का, पीटने का, मारने का, ख़त्म करने की जो एक टूल किट काम करने लग गया, उसका ही आउटपुट था कि BN राव साहब को सामने लाया गया और वो सच है। जाते जाते एक छोटी सी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि गजवा हिंद वाले बड़े खुश होंगे कि आपस में तुम लड़ो मरो, मेरा काम तो ऐसे ही हो रहा है ना। दलित हो गए, चलो तुम 25% है ना, OBC हो गए 25%, और नीली आर्मी वाले भी कुछ हो गए 10%। ऐसे जगह 80% हिंदू हो तो जो अपने को सवर्ण मानने वाले 10% हो, तो बाकी सारे चले गए गजबाए हिंद के साथ, है ना। जो अब जाहिर है कि जब आप सवर्ण को गाली देंगे तो आप उधर जाएंगे। जो रावण खुद को कहने वाले का क्या है, वो आई लव मोहम्मद के साथ जाते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो भारत बहुत ही एक ख़तरनाक मोड़ से गुजर रहा है। बैक टू रूट्स होना पड़ेगा। अब ये शिवहरि, विष्णु, श्रीहरि वही आकर के शायद कॉन्शसनेस में आकर के कुछ ऐसा करें। जय सिया राम, हरिओम।